इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जैसे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस हैं, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में हम एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी एज अ चैलेंज देखते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का इकोनॉमी पे काफी बुरा असर पड़ता है। इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम इंडिया का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, मोटा मोटा नेबरिंग कंट्रीज के साथ और चाइना के साथ, या वैसे डेवलप्ड कंट्रीज के संदर्भ में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे आयरन ओर या फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है। इसी तरीके से वो एस्थेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो सीनरी होती है, जो जंगल राइड होती है, सफारी होती है, वो हमारी एनवायरनमेंट से ही आती है। एक एस्थेटिक सर्विस है एक तरीके से ये। फिर बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेंस के लिए भी एनवायरनमेंट जरूरी है। हमारे फॉरेस्ट या हमारी पूरी एनवायरनमेंट में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाते हैं, मरीन इकोसिस्टम आ जाते हैं, वो हमारी स्पीशीज को सस्टेन करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है एनवायरनमेंट का। लेकिन कुछ चीजों की वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हुआ है, और दो प्रमुख एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के जो सिम्टम्स हैं वो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। दूसरा है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ग्लोबल वार्मिंग का काफी असर पड़ा है। 2022 में ये सुनने में आ रहा है न्यूज में कि वीट प्रोडक्शन इंडिया का कम हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हीट वेव्स की वजह से हमारे प्राइमरी सेक्टर पे काफी असर पड़ा है, हमारे क्रॉप पे काफी असर पड़ा है। तो इकोनॉमी पे ग्लोबल वार्मिंग का असर होता है। अर्बन हीट आइलैंड से स्ट्रेस होता है, डेथ्स होती हैं बहुत सारी, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी लो होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जो लेबर है वो कम काम कर पाएगी हीट स्ट्रेस के अंडर। तो इसलिए इकोनॉमी के लिए एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एक बड़ा चैलेंज है। फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन है। मान लीजिए ओजोन डिप्लीशन की वजह से स्किन कैंसर के रेट्स बढ़ रहे हैं, या फिर इंडिया के प्लांट्स स्पीशीज पे असर पड़ रहा है, या क्रॉपिंग पे असर पड़ रहा है, जो एग्रीकल्चर है उस पे एडवर्स असर पड़ रहा है। तो वो भी एक चैलेंज है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कुछ होते हैं जिन्हें बैन किया गया है, और ओजोन लेयर को टैकल करने के लिए जो पूरी दुनिया ने किया है वो एक मिसाल है कि अगर हम इकट्ठे आ जाए तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। ओजोन डिप्लीशन के लिए 87 में प्रोटोकॉल साइन किए गए थे, और ओजोन लेयर इसलिए बच भी गई है, क्योंकि पहले काफी तेजी से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस तरीके के केमिकल्स हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये पेंट्स वगैरह या रेफ्रिजरेंट्स या सॉल्वेंट्स में पाए जाते हैं। जो स्प्रे कैन्स होते हैं वहां भी ये केमिकल्स पाए जाते हैं, और ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जो कि हमें यूवी रेस से बचाती है। तो ओजोन लेयर काफी जरूरी है। हेलोन्स फायर एक्सटिंग्विशर में मिलते हैं, मिथेल ब्रोमाइड पेस्टिसाइड्स में मिलता है, तो ये भी ओजोन डिप्लीट करते हैं। तो इन्हें कंट्रोल करना भी एक चैलेंज है। अभी हम एनवायरमेंट और इकोनॉमी में लिंक समझने की कोशिश करेंगे टू एग्जांपल से। तो पहली है ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल है, गुजरात महाराष्ट्र के आसपास, इसलिए वहाँ कॉटन कल्टीवेशन होती है, क्योंकि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल अच्छी है। इसीलिए वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, क्योंकि कॉटन रॉ मटेरियल है, वहां पे अवेलेबल है, तो वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग लग गई है। तो एनवायरनमेंट का इकोनॉमी से काफी अच्छा लिंक है। इसी तरीके से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, काफी फर्टाइल हैं, इंटेंसली कल्टीवेटेड हैं। इसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। यूपी बिहार में अगर हम देखें तो 1000 से ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर लोग वहां रह रहे हैं। तो ये डेंसिटी की वजह है एनवायरनमेंट के, काफी फर्टाइल ग्राउंड है, उसकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन काफी सदियों से ज्यादा रही है, तो इसलिए वहां पे आबादी ज्यादा है। अभी एनवायरनमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तेजी से, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं और इंडिया अर्बनाइज हो रहा है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, जैसे कि स्टबल बर्निंग नॉर्थ इंडिया में काफी होती है, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, वाटर पोल्यूशन है,
जो हमारी नदियां हैं, गंगा यमुना, बहुत सारे स्ट्रेचेस पे ये नाले की तरह बिहेव कर रहे हैं, इतनी गंदी हो चुकी है। नॉइस पोल्यूशन है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट की काफी प्रॉब्लम है। जो अर्बन वेस्ट है, आपने देखा होगा शहरों के बाहर कि वो डंप्स में पड़ा होता है। दिल्ली में काफी बड़े बड़े लैंडफिल्स हैं, तो पहाड़ी की तरह दिखते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक तरीके से काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इसे टैकल करने के लिए कई बार कम्युनिटी की ओर से भी पार्टिसिपेशन होती है, जैसे कि चिपको मूवमेंट 1973 में उत्तराखंड में आई थी। ये सुंदरलाल सुंदरलाल बहुगुणा लीड कर रहे थे इसको। अपिको मूवमेंट 83 में कर्नाटका में फेमस हुई, पांडुरंग हेगड़े इसे लीड कर रहे थे। तो इन मूवमेंट्स में लोगों ने ट्रीज को हक किया था ताकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स से ट्रीज को बचाया जा सके। तो जंगल काटने के खिलाफ ये मुहिमें थी। तो इस तरीके से कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना होगा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो लैंड डिग्रेडेशन के कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें टैकल करने पड़ेंगे। लैंड डिग्रेडेशन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में लैंड एक मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो लैंड को बचाना भी जरूरी है। तो डिफॉरेस्टेशन से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अनसस्टेनेबल यूज है फॉडर और फ्यूल वुड का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंक्राउचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट फायर्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस खासकर जो है मॉडर्न, हम केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं और ओवर इरिगेशन कर रहे हैं। उससे सेलेनिटी अल्कनिटी बढ़ जाती है लैंड की। तो लैंड डिग्रेडेशन की एक बड़ी समस्या है, तो ये टैकल करनी पड़ेगी। फिर 1987 में एक यूनाइटेड नेशंस की ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी। इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसी डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल करे और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल करे। इसका मतलब वो चीज या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या वो प्रोसेसेस जो जो हम इकोनॉमिक में कर सके लंबे समय तक। तो हम एक डेवलपमेंट पाथ पे चल रहे हैं, अगर तो वो 10 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स या 200 ईयर्स तक चल सकता है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगर उसे हम लंबे समय तक चला नहीं सकते, वो अनसस्टेनेबल है। जैसे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट है, तो 40 साल बाद कोल खत्म हो सकता है या पेट्रोलियम खत्म हो सकता है। तो पेट्रोलियम या कोल यूज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी ये रिसोर्सेज खत्म होंगे तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी एकदम से। अगर पेट्रोलियम चला जाए और हम पेट्रोलियम पे ही डिपेंडेंट है, तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे सोलर, विंड एनर्जी, ये हमें चाहिए। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना होगा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए अगर लंबे समय तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मंत्रा। तो इसके लिए स्ट्रेटेजीज क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे गोबर गैस है, न्यूक्लियर पावर, सोलर, विंड पावर, तो इन्हें हम हजारों सालों तक यूज कर सकते हैं। फिर यूज ऑफ एलपीजी, सीएनजी, क्योंकि ये पोल्यूशन कम करते हैं अगर पेट्रोलियम से कंपेयर करें या कोल वगैरह से। फिर छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि छोटे हाइड्रो प्लांट्स, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, उनका एक बड़ा फायदा होता है कि बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया हमें समर्ज नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर बड़ा प्लांट लगाते हैं तो काफी एरिया समर्ज करना पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर जो हैं वो हमारी लैंड डिग्रेडेशन को तेज कर रहे हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन को अगर लो रोकना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना होगा। फिर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो है हमें उन्हें कंजर्व करना होगा। तो इससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज, तो हम कंपेयर करें इंडिया की स्टैंडिंग, तो इंडिया कहाँ है? तो इकोनॉमी में हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पे काफी फोकस करते हैं। तो पॉपुलेशन साइज के हिसाब से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो फर्स्ट पे चाइना है, काफी बड़ी आबादी है इंडिया की। और बर्थ रेट और डेथ रेट के हिसाब से अगर हम पॉपुलेशन ट्रांसिशन देखें, तो इंडिया उस फेज में है जब बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रहे हैं तेजी से, और डेथ रेट डिक्लाइन हुए हैं पर उतने नहीं हुए जितने हम चाहते हैं। तो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स अभी भी वीक हैं। तो पॉपुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर रही है। और अच्छी बात यह है कि बर्थ रेट हमारे काफी कम हो गए हैं। डेंसिटी की बात करें तो इंडिया की डेंसिटी तकरीबन तकरीबन 400 स्क्वायर
400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये काफी डेंस पॉपुलेशन होती है। साउथ एशिया की बात करें तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई है इंडिया से, तो उसके अबाउट 3 टाइम्स है। अदरवाइज अगर लार्ज कंट्रीज की बात करते हैं तो इंडिया हाईली डेंस पॉपुलेशन को होल्ड कर रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये पहले से है, सदियों से है। तो हम कई बार कह देते हैं कि इंडिया की आबादी इतनी क्यों बढ़ी है, अभी बढ़ी है। नहीं, इवन कि अगर 500 साल पीछे जाएंगे, 600 साल पीछे जाएंगे, तब भी इंडिया एक लार्ज पॉपुलेशन था वर्ल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे फर्टाइल प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया में काफी बड़े। और पाकिस्तान और चाइना की डेंसिटी लोअर है इंडिया के कंपैरिजन। एज की बात करें तो डिपेंडेंसी रेशियो होता है, उसमें इंडिया का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि हमारा डिपेंडेंसी रेशियो कम है, क्योंकि हमारी जो एज है, मीडियन एज 29 के आसपास है अभी, और बर्थ रेट कम हो गए हैं, तो चाइल्ड पॉपुलेशन कम हो गई है, और हमारा यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है। हेल्थ अच्छी होना, हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव होने की वजह से यूथ पॉपुलेशन जो सेंटर में होती है वो ज्यादा है। सेक्स रेशियो चिंता की बात है, क्योंकि सेक्स रेशियो काफी डिक्लाइन हुआ है इंडिया का। और बर्थ रेट, डेथ रेट के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो अराउंड 67 ईयर्स है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, मतलब 5 ईयर्स बाद रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है लेटेस्ट, उसने फर्टिलिटी रेट इंडिया का बताया है 2। मतलब कि एक आम जो औरत है, एवरेज औरत, वो 2 बच्चे पैदा करती है पूरे लाइफ टाइम में, वो एक्सपेक्टेड है। तो फर्टिलिटी रेट काफी कम हो गया है, इवन कि ये रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.1 है उससे भी नीचे है। मतलब इंडिया पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, और कुछ दशकों बाद इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन भी होगी। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि बड़ी जो पॉपुलेशन होती है वो रिसोर्सेज पे प्रेशर डालती है। पाकिस्तान और चाइना इंडिया से ज्यादा अर्बनाइज्ड है। पाकिस्तान के अर्बन जो प्रोपोर्शन है वो है 38% के आसपास, इंडिया का है 32%। तो साउथ एशिया में इंडिया मोस्ट अर्बनाइज्ड नेशन नहीं है। ग्रोथ रेट इंडिया इकोनॉमी का चाइना से अगर कंपेयर करें तो काफी पीछे रहा है। चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ रेट हासिल की है 2 दशक से भी ज्यादा समय से। लेकिन इंडिया में 1990s के बाद अच्छी ग्रोथ आई 7% के आसपास। वो 2000 हमने 10 तक सस्टेन की, लेकिन उससे पहले काफी कम ग्रोथ थी। और चाइना के कंपैरिजन में ग्रोथ रेट जो है इंडिया का तब भी कम रहा। लेकिन अभी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। तो ये चिंता का विषय है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पास में कम थी, और हम अब हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा के कैचअप करना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें एशिया में, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर, तो ये जो चारों देश हैं इन्हें एशियन टाइगर्स भी बोलते हैं। इन्होंने काफी तेजी से ग्रो किया था 1960s में, 70s में, 80s में, 90s में। तो ये जो देश हैं इनकी पर कैपिटा इनकम काफी तेजी से हाई हुई, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तेजी से इंप्रूव हुआ। तो इन देशों से सीखने की जरूरत है। फिर सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर एंड जीडीपी की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर 43, 45, 46% इसके आसपास वर्कफोर्स एम्प्लॉय कर रहा है, तो जो अच्छी खबर नहीं है। और जीडीपी में उसका रेशियो है 14% के आसपास, और सर्विस सेक्टर का ज्यादा है। अगर हम बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर 10% से भी कम वर्कफोर्स को जॉब्स देता है। इंडिया में ये है 45%। तो हमें अगर डेवलप होना है तो वही ट्रेंड हमें भी अपनाना होगा कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की जो लेबर है वो निकल के इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में आए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का काफी बुरा हाल है, 130 के आसपास इंडिया की रैंक रहती है। और जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी अगर देखें तो श्रीलंका हमसे आगे है, और बांग्लादेश ने भी कोविड टाइम्स में हमें पिछाड़ दिया है। और बांग्लादेश जो है उसकी पर कैपिटा इनकम थोड़े समय के लिए हमसे ज्यादा हो गई है, तो वो तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक बुरी खबर है कि हम compete क्यों नहीं कर पा रहे साउथ एशिया में। हम नेबर से भी, छोटे छोटे नेबर से भी पीछे होते जा रहे हैं। तो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, और इंडियन इकोनॉमी का जो
बेसिक पोर्शन है वो कंप्लीट होता है।